तो बच्चे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, इससे पहले मैं हिंदी की 2-3 चैप्टर पढ़ा चुका था, शायद 4 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। तीनों का खेल, तोड़ती पत्थर, यह दंतुरित मुस्कान, ये सब खत्म हो चुका है। आप अगर नहीं देखे हैं तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मेरे वीडियो के अंदर, वो हिंदी क्लास 10 का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सभी वीडियो मिलेंगे आपको। बिल्कुल सरल भाषा में एक्सप्लेन किया हूँ मैं, अच्छा से एक्सप्लेन। आपको टीचर भी, स्कूल का टीचर भी इस तरह का नहीं समझाएगा जिस तरह मैं समझाया हूँ, ये भी गारंटी लेता हूँ मैं। तो मैं इतना अच्छा से समझा, आपको देखना जरूरी है। और एक बात है, जो आपको तुलसीदास द्वारा लिखा गया पद 1 मार्ग में, वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पे एक एक वर्ड को तोड़ के समझाया मैं, वो भी देखिए आपको। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर चाहिए उसकी नोट मैं तैयार कर रहा हूँ घर में, वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं है। एग्जाम का जितने पेपर है, देखिए लास्ट ईयर का जो पेपर आया था 2019 में, जो पेपर आया था उसका पेपर का पूरा सोल्यूशन मैं बना रहा हूँ और हो चुका है मेरा मोटा मोटी। ये मान के चलिए ये कल परसों के अंदर आपको अपलोड हो जाएगा। और जिनको जिनको चाहिए वहाँ यहाँ पे कमेंट करें, हाँ मुझे सर चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी मैं कमेंट देखना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8। अब मैं चैप्टर 6-7 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो चाहिए नहीं आपके अंदर, जो चैप्टर नहीं चाहिए वो दिया नहीं, जो आपका सिलेबस है वही मैं उठाया। तो यहाँ पे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक बहुत अच्छा चैप्टर लिखे हैं, जो है आत्मनिर्भरता। पहले इसका मतलब को समझते हैं। देखिए बच्चे, आज हम लोग ये पढ़ेंगे आत्मनिर्भरता। तो आपको आत्मनिर्भरता के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। आत्मनिर्भरता क्या होता है? मतलब स्वावलंबन होना, अपने ऊपर डिपेंड होना, कोई भी कार्य करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहना, वही आत्मनिर्भरता है। अपने मतलब वो कार्य खुद करना जी। अगर अंग्रेजी वर्ड की बात की जाए तो आप देखते हैं सेल्फ डिपेंड और बोलता है, यानी सेल्फ हेल्प, अपना हेल्प खुद ही करना, ठीक है, यानी अपना काम खुद ही करना, वही आत्मनिर्भरता है। वही है, सेल्फ हेल्प भी बोला जाता है या सेल्फ डिपेंड भी, ये दोनों सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स वर्ड है, मतलब समानार्थक शब्द बोला जाएगा, ठीक है। तो ये है आत्मनिर्भरता। तो वो आप देख सकते हैं आत्मनिर्भरता है क्या, इसके बारे में मुझे लग रहा है आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आचार्य रामचंद्र के बारे में पढ़ना। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिखे नहीं लिखे, उनकी कवि में किस तरह दिलचस्पी आई, वह कविता कहानियों की तरफ किस तरह मोड़ लिए, उनके बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उनकी कवि परिचय बोला जाता है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी बहुत। और ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको 2 पार्ट मिलेंगे। आत्मनिर्भरता का 2 पार्ट रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि मैं एक पार्ट के अंदर इतनी बड़ी वीडियो नहीं करा सकता, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, बहुत बड़ी चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था, यहाँ पे और एक बात है, पेन एंड कॉपी लेके बैठिए अपना, सामने किताब भी होनी चाहिए आपका सामने, पेंसिल भी होनी चाहिए, पेन भी होनी चाहिए और कॉपी भी होनी चाहिए। पेंसिल से आपको बुक के अंदर दाग मारना है जो इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद पेन और कॉपी से मैं कुछ क्वेश्चन बोलते जाऊँगा, वो क्वेश्चन लिख लेना है, आंसर भले ही आप बाद में लिख लें, ठीक है, क्योंकि मैं जब समझाते रहूँगा आंसर लिखने का टाइम रहेगा नहीं, बस आपको क्वेश्चन लिखने का टाइम दूंगा थोड़ी सी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले का अगोना गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पास के अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। देखिए कहाँ पे हुई थी, वो जो प्रारंभिक शिक्षा होता है 1 2 3 4 5 6 समथिंग, मतलब कितना होता है क्लास 10 तक, वो कहाँ पढ़े थे, वे प्रारंभिक जो शिक्षा जो पढ़े थे कहाँ पे पढ़े थे, वे गांव में ही पढ़े थे, अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। लेकिन वो कहाँ पढ़े थे, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन लिख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है, कब और कहाँ हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, यहाँ से आपको दाग लगाना है और यहाँ तक हुआ था तक, ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा बाद में, क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन लिखने का टाइम दिया, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने उर्दू अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद देखी जाए, इसके बाद उन्होंने ड्राइंग मास्टरी का डिप्लोमा पास किया। वे मिर्ज़ापुर के मशीन स्कूल में ड्राइंग पढ़ाने लगे थे। एक बात है, उन्होंने जो डिप्लोमा लिए वो किसका डिप्लोमा था, आर्ट का। उनको ड्राइंग इंटरेस्ट थी, ड्राइंग का डिप्लोमा लिए, ड्राइंग का डिग्री मिला उनको। उसके बाद वे एक स्कूल है मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में, वो ड्राइंग पढ़ाने लगे, बच्चे को ड्राइंग सिखाने लगे। वो खुद एक टीचर हो गए, ड्राइंग टीचर, ठीक है, ठीक है, आर्ट टीचर हो गए, तो पढ़ाने लगे। मिर्ज़ापुर में अपने रिश्तेदार उपाध्याय बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन के संपर्क में आकर वे हिंदी और संस्कृत में पढ़ने लगे थे। एक बात है, देखिए एक्चुअल में वो कहाँ क्या शिक्षा ग्रहण किए थे, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण किए, लेकिन उनका एक रिश्तेदार था। रिश्तेदार के संपर्क में आने से
उनको आने से वो क्या सीख चुके, तो वो हिंदी और संस्कृत पढ़ने लगे। एक तो बात है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं, किसी दोस्त को देखते हैं, तो दोस्त क्या आप फोकस कर रहा है, दोस्त क्या, इसीलिए बोला जाता है जो अच्छा संगत में रहने से अच्छे ही सीखेंगे, बुरा संगत में बुरा ही सीखा जाता है। तो अगर कोई अच्छा संगत का व्यक्ति है, अच्छा कुछ ज्ञान हासिल कर रहा है, जो भी अच्छा ही अगर ज्ञान हासिल कर रहा है, तो आप भी एकदम 100% है कि उसको देख के आपका मन में भी अनुभव होगा, नहीं भाई वो अगर ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो भी अगर उनकी जो रिश्तेदार था वो हिंदी और संस्कृत पढ़ रहे थे, उनके रिश्तेदार, तो वो भी पढ़ने लगे थे, ठीक है, वो भी धीरे धीरे हिंदी और संस्कृत पढ़ने लगे। स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला के प्राचीन साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने स्व अध्याय मतलब अपने बल पर खुद स्टडी किए। क्या क्या स्टडी किए? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और प्राचीन साहित्य का गंभीर अध्ययन किए। उन्होंने इन सब को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। और आजकल तो हम लोग पढ़ाई से इतना नफरत करते हैं, भागते हैं, लेकिन देखिए उनका क्या दिलचस्पी था। एक तो इंग्लिश मीडियम से वो पढ़े थे, इसके बाद भी डरे नहीं, हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े, बांग्ला पढ़े, सभी को पढ़े। इतना मतलब उनका दिलचस्पी था पढ़ने में। पढ़ने से आप सब कुछ सीख सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है, हमको डरनी नहीं चाहिए। हिंदी साहित्य में उनका प्रवेश कवि और निबंधकार के रूप में हुआ था। उन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में कुछ सफल अनुवाद भी किए थे। अच्छी बात है। उन्होंने क्या किया था, देखिए वह निबंधकार के रूप में वो जो हिंदी के अंदर उनका प्रवेश, मतलब हिंदी में उनका मोड़ कैसे आया, हिंदी के अंदर गए किस तरह। एक्चुअल में थे वो अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट, अंग्रेजी माध्यम के वो स्टूडेंट थे, छात्र थे, लेकिन हिंदी के अंदर वो कैसे उनका मोड़ आया निबंधकार के रूप में। वो निबंध लिखने लगे थे, खुद वो शिक्षा ग्रहण किए। इन्होंने बांग्ला संस्कृति भाषा के लिए सफल अनुवाद भी किया है। देखिए उन्होंने ट्रांसलेशन किए हैं बांग्ला और संस्कृति, बांग्ला और अंग्रेजी, क्या बोला है इन्होंने, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के कुछ सफल अनुवाद। हाँ, उन्होंने बांग्ला का जो कुछ बुक था, कुछ अच्छी महान बुक जिस तरह होती है, अंग्रेजी का भी कुछ बुक रहता है अच्छी महान बुक, जिस तरह हिंदी में जिस तरह रामायण लीजिए, रामायण जो है आपको अंग्रेजी में भी मिलता है, आजकल आसामीस में भी मिलता है, बंगाली में भी मिलता है, मैंने हर एक लैंग्वेज में अभी अवेलेबल है। रामायण, महाभारत, ये सब की बात बोली है, कुरान भी। तो इसी तरह बात है, जो वो भी अच्छे अच्छे बुक को, अच्छे अच्छे किताबों को, वो बांग्ला और अंग्रेजी के कुछ अच्छे अच्छे किताबें उनको वे अनुवाद किए थे। प्रारंभिक में उन्होंने हिंदी में अनुवाद किए थे, याद रखना है। सरस्वती और नागरी प्रचारित पत्रिका में स्फुट लेखन किया था। एक बात है, उन्होंने सरस्वती में छोटे छोटे लेख को लिखकर वो दे रहे, मतलब छाप रहे थे सरस्वती पत्रिका के अंदर। सरस्वती पत्रिका चली थी उसमें। ये सरस्वती पत्रिका क्या है? न्यूज़पेपर है। आप लोग आजकल न्यूज़पेपर देखे होंगे, अखबार वगैरह देखे होंगे, लोग जो पढ़ते हैं। मेरा तो कहना है आप लोगों को भी अखबार पढ़ना चाहिए। समय निकाल के एक अखबार रोज़ खरीद के पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो पढ़ना बहुत अच्छी है, अखबार पढ़ने का हैबिट बहुत अच्छी है। आपको हर एक चीज़, हर एक मतलब देश में क्या हो रहा है इसके विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है, और वो आपके हमेशा काम लगेगा, ठीक है। और एक बात है, उन दिन उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रों में भी लिखा था, अंग्रेजी पत्र में भी लिखे थे, अच्छी बात है, ठीक है। अंग्रेजी न्यूज़पेपर में भी लिखे थे। 1893 ईस्वी में, मतलब 1893 में हिंदी और नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए वाराणसी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। देखिए कितने सन में हुई थी? वाराणसी में एक सभा का मतलब सभा का स्थापना किया गया था। ये कितना सन था? 1893 ईस्वी में, ठीक है। सभा की एक योजना हिंदी शब्द सागर के निर्माण की थी। सन 1910 ईस्वी में कोश में सहायक संपादक के रूप शुक्ल जी की नियुक्ति हुई थी। देखिए हाँ, इसमें सहायक संपादक के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसमें सहायक संपादक के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को रखा गया था कि आप रहिएगा, ठीक है। वो मैंने सहायक संपादक के लिए रखा गया था, संपादक के लिए नहीं, सहायक संपादक के लिए रखा गया था, याद रखिएगा। संपादक के लिए उनको नियुक्त किया गया था। फिर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक बने। फिर वे काशी हिंदी विश्वविद्यालय है उनका भी अध्यापक बने, उनका भी टीचर रहे वो, काशी जो हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक है। उसके बाद कालांतर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। बाद में कालांतर का मतलब समय अनुसार, मतलब समय जब धीरे धीरे गया, उसके बाद वो हिंदी विभाग के भी अध्यक्ष बने और मृत्यु पर्यंत सन 1941 ईस्वी में कार्य करते रहेगा। हाँ, वो मतलब अपनी मृत्यु तक, मतलब जब तक वो ना मरे तब तक वहाँ पे कार्य करते रहे हिंदी विभाग के अंदर वो कार्य करते रहे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार। हाँ, यहाँ पे कुछ उनकी साहित्य की बात बोली जा रही है। शुक्ल जी क्या थे? उच्च कोटि के निबंधकार, आलोचक थे। वस्तुतः उन्होंने हिंदी आलोचना को कई
दिशा प्रदान की थी। उन्होंने हिंदी आलोचना के कई दिशा मैंने कई मोड़ लिए थे, हिंदी की कई मोड़ उन्होंने लिए। इनकी पुस्तक तुलसीदास से हिंदी में प्रौढ़ आलोचना पद्धति का प्रारंभ हुआ। निबंध के क्षेत्र में भी रामचंद्र शुक्ल जी जोड़ ने ही चिंतामणि में दिए गए मनोवैज्ञानिक निबंधों में सूक्ष्म निरीक्षण, गंभीर चिंतन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का अद्भुत संयोग है। हाँ, वे निबंध के रूप में भी देखे जाते हैं, ठीक है। उनका योगदान रहा है निबंधों में भी, छोटे छोटे निबंधों में भी देखा गया है, विश्लेषण किए थे, अद्भुत संयोग रहा है उनके अंदर। निबंधों का भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है उनके। इनकी भाषा जो है प्रांजल और सूत्रपरक है। उनकी जो भाषाएं थी, क्या भाषा थी याद रखना है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या भाषाएं थी, प्रांजल और सूत्रपरक, ठीक है। ये सब आएगा नहीं, जो लगेगा मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो हाँ, जानना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ नहीं आ सकता। आजकल एग्जामिनर का कुछ भी देने की वो आप सोच नहीं सकते जो क्या कर सकता है। आप लोग देखे होंगे लास्ट ईयर का जो पेपर बनाया गया था, लास्ट ईयर 2019 की पेपर है, आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, देखना जरूरी है। 2019 की जो पेपर बनाई गई थी, 19-20 जो सेशन हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उस समय 2020 की जो पेपर थी शायद, हाँ 20 का ही एग्ज़ाम हुआ था। 20 का पेपर आप देखिएगा, 19 का नहीं, सॉरी 20 का। वो पेपर में आपको दिखाई देगा क्या, वो हिंदी जो वैचित्र में असम है, उसका एक अद्भुत क्वेश्चन काट के रख दिया था। अद्भुत क्या, ऐसा क्वेश्चन इस टाइप में बनाया गया था कि बच्चे को समझ ही ना आए। बहुत स्टूडेंट तो समझा ही नहीं, इसलिए लिख ही नहीं सचा। भाषाएं सरल ही यूज़ किया गया था, लेकिन बनाने की तरीकाएं ठीक नहीं थी, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि एग्जामिनर का कब माथा क्या चेंज होता है, कैसा आपका कब क्या कैसे क्वेश्चन दे देगा, उसका कोई ठीक नहीं रहता है, इसलिए जानना जरूरी है। तो प्रांजल और सूत्रपरक है, ठीक है। निबंधों की शैली सजीव, प्रौढ़ एवं भावानुकूल है। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, देखिए इनके जो लेख होते हैं उनके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, भावना क्या क्या, उत्साह रहेगा, श्रद्धा रहेगा, भक्ति रहेगा, ईर्ष्या, करुणा आदि भावनाओं पर श्रेष्ठ निबंधों की रचना शुक्ल जी ने की है। आपको उनकी जो निबंध पढ़ेंगे, उन निबंधों के अंदर आपको उत्साह भी देखने को मिलेगा, खुशी, आनंद, श्रद्धा, भक्ति भी देखने को मिलेगी, ईर्ष्या भी, नफरत भी देखने को मिलेगा, और करुणा भी देखने को मिलेगा, प्रेम, करुण, ठीक है। आचार्य शुक्ल के प्रसिद्ध ग्रंथ क्या क्या थे, तुलसीदास। वे तुलसीदास के जीवनी के ऊपर ही एक तुलसीदास ग्रंथ लिखे हैं। जायसी ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास, चिंतामणि। मैं तो पढ़ा था, इनका जो चिंतामणि है बहुत फेमस रहा था। चिंतामणि, आपका अगर समय मिले तो आप बड़ी नेट चलाते हैं, आप लोग तो टिकटॉक ज़्यादा यूज़ करते हैं, है कि नहीं। ये गेम खेलना, पबजी खेलना, टिकटॉक, ये अगर ना करके आपको 1 घंटा अगर टाइम मिले तो ये चिंतामणि, हाँ तुलसीदास, ये सब आप खुद निकाल के पढ़ सकते हैं। खुद वो मिल जाएगा आपको, PDF का फॉर्म में मिलेगा, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़े तो यूट्यूब है, वहाँ पे मार सकते हैं, जे आचार्य रामचंद्र शुक्ल राइटर चिंतामणि फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपका आ जाएगा, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा, ठीक है। 1 मिनट। तो देखिए आचार्य शुक्ल के प्रसिद्ध ग्रंथ क्या थे, मैंने बोला था, अभी ये बोला, तुलसीदास था, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास, चिंतामणि को 3 भाग में बांटा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास और रस, मीमांसा आदि, ये उनके प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। ये जानना जरूरी था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आत्मनिर्भरता की कुछ समरी, सारांश। ये बस इतना छोटा सारांश के अंदर आपको सब कवर नहीं होगा, बहुत बड़ी चैप्टर है ये। छोटी सी एक बहुत होता है ना, बहुत बड़ी बात को एक शब्द में बोल देना, वैसी बात है। तो आत्मनिर्भरता क्या है, उसके थोड़ी सी एक साधारण जानकारी दी गई है, बस वही समरी को पढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता नामक निबंध में शुक्ल जी ने स्वावलंबन के महत्व को दर्शाया है। हाँ, इसमें वे क्या दर्शाए हैं, स्वावलंबी बनिए, अपना कर्तव्य को देखिए और खुद कीजिए। एक आत्मनिर्भरता व्यक्ति की संसार में मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। एक आत्मनिर्भरता व्यक्ति ही संसार में मर्यादा पूर्वक, यहाँ पे देखिए, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। एक आत्मनिर्भरता व्यक्ति ही, जो व्यक्ति स्वावलंबन होता है वही एक मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। आपको ये जानना जरूरी है कि आत्मनिर्भरता व्यक्ति कैसे जीवन यापन करते हैं। आत्मसंस्कार, मानसिक स्वतंत्रता, विनम्रता, अध्यवसाय, दृढ़ संकल्प आदि चारित्रिक गुण आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक होती है। एक क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही होगा, वो भी आता है, जो आत्मनिर्भरता व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होना आवश्यक है, या क्या क्या गुण होता है। आत्मनिर्भरता व्यक्तियों के अंदर क्या क्या गुण होता है, तो देखिए, आत्मसंस्कार, मानसिक स्वतंत्रता, विनम्रता,
अध्यवसाय, दृढ़ संकल्प आदि चारित्रिक गुण आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है। ये होना जरूरी है और ये होना भी चाहिए। शुक्ल जी ने संसार के अनेक ऐसे लोगों का उदाहरण प्रस्तुत किया है जो आत्मनिर्भरता के बल पर महान बने हैं। हाँ, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ये बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल हमको हमारे सामने रखे हैं, उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। उस उदाहरणों को पढ़कर हमें लगेगा कि ये व्यक्ति जो है महानता हासिल किए सिर्फ आत्मनिर्भरता के ही बल पर। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की कहानी आप लोगों ने सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी मैं जब पढ़ाऊँगा चैप्टर, तो छोटी सी मैं एक डिफिनेशन दे दूंगा, मतलब समझा दूंगा, छोटी सी लाइन समझाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा, क्योंकि ये भी चैप्टर से बड़ा, बहुत बड़ा है महाराजा हरिश्चंद्र की कहानी। ठीक है, वो भी जानना जरूरी है। महाराणा प्रताप की कहानी भी आप लोगों ने सुने होंगे। तुलसीदास, आप तुलसीदास की कहानी आप लोगों ने सुने होंगे, इतने महान तुलसीदास बने किस तरह। वीर शिवाजी की कहानी आप लोग सुने हैं। अगर ये सब मैं बोल रहा हूँ, इन महान व्यक्तियों के बारे में अगर आप नहीं सुने हैं, नहीं जाने हैं, तो मैं कृपया करके आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ज़रूर, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपके पास बहुत कुछ साधन है, वहाँ पे जाके इंटरनेट में जाके इनके नाम मारिए। महाराजा हरिश्चंद्र, उनकी पूरी बायोग्राफी आप पढ़िए, या महाराणा प्रताप बायोग्राफी पढ़िए, तुलसीदास उनकी बायोग्राफी पढ़िए, वीर शिवाजी बायोग्राफी, उनकी पूरी बायोग्राफी आपको पढ़ना जरूरी है। जो वो बने किस तरह, क्या थे, उन महान व्यक्ति कैसे बने, पूरी की पूरी जीवनी आप उनके बारे में पढ़िए। ऐसे ही आत्मनिर्भरता पुरुष थे। ठीक है, चरित्र निर्माण की सामग्री से भरपूर यह निबंध रोचक एवं प्रेरणादायक है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, आज मैं शुरुआत करूँगा। देखिए, ये है आत्मनिर्भरता, चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पहला चैप्टर की पहली पेज ली है हमने। ये आत्मनिर्भरता कहानी है, अभी शुरुआत करेंगे हम लोग। देखिए, इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हाँ, ये बात हर कोई मानता है। जो हमें आत्म संस्कार के लिए, हम जो आत्म संस्कार करेंगे उसके लिए हमें थोड़ी सी तो आज़ादी चाहिए, थोड़ी सी तो मानसिक स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आवश्यक है। चाहे वह स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, चाहे वो जो मतलब आपके जो मानसिक स्वतंत्रता है उसके अंदर, चाहे वो अभिमान ही क्यों ना हो, चाहे वो नम्रता क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो चाहिए, स्वतंत्रता आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे वो बोला गया, और चाहे वो नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट बात बोली गई है आत्मनिर्भरता व्यक्ति के लिए, कि जो व्यक्ति होता है मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है। माने मर्यादा पूर्वक तो मालूम है आपको, मान मर्यादा सम्मान सब कुछ देखते हुए, बचाते हुए आप अगर जीवन को चलाना चाहते हैं, आप इस संसार में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपके अंदर कुछ तो गुण होनी चाहिए जिससे आत्मनिर्भरता आती है, और वो गुण ही आपके अंदर आत्मनिर्भरता लाएगी। ठीक है, क्या क्या गुण होनी चाहिए वो पढ़ेंगे हम लोग। निर्भरता आती है जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है, और जिससे हमें अपने पैरों के बल, हाँ, वो आत्मनिर्भरता ही हमें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। हाँ, ये एक तो बात है, यहाँ पे जरूर बहुत कम बातें जानता है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक पॉइंट है। क्या बात है, बहुत अच्छी बातें कही है। युवा को सदा स्मरण रखना चाहिए कि बहुत कम बातें जानता है। मतलब क्या, इस एक लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। देखिए, हम लोग है क्या, जो अभी थोड़ी बड़े हो जाते हैं, मतलब बड़े होना, थोड़ी बड़े होना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बड़े होना, जब उनका ज्ञान आने लगता है, क्लास 10th पास कर लेते हैं, या कोई 10th में रहता है, कोई 8th में, जब उसका ज्ञान आता है, सही गलत का ज्ञान आ जाता है, ये सही है गलत है वो समझ सकता है, जब इतना समझ की ज्ञान आ जाती है तो लोग अपने आप को महान दिखाना लगता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, खुद देखा, बहुत सारे मैंने दोस्तों को भी देखा ऐसा, जे वो लोग है क्या, जानता तो है नहीं कुछ, लेकिन आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी लेक्चर रखेगा। हाँ, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, हम इसको पहचानते हैं, हमारा तो लिंक प्राइम मिनिस्टर से है, ऐसा बातें बोलेगा। और क्या बोलना नहीं चाहिए वीडियो में, पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैंने बहुत को देखा, मतलब जानते कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें बहुत नॉलेज है। जानता कुछ नहीं है पर नॉलेज बहुत दिखा रहा है, जो ऐसा दिखा रहा है, बस है तो नहीं, दिखा रहा है। इसीलिए युवा को सदा स्मरण रखना चाहिए कि वो बहुत कम बातें जानता है।
जानते हुए भी आपको ये याद रखना चाहिए कि आप बहुत कम बातें जानते हैं। ये इतना बड़ा विशाल पृथ्वी है कि नहीं, इतना बड़ा विशाल पृथ्वी के अंदर सब बातें जान लेना संभव नहीं है। आपके पास जो ज्ञान है मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो ज्ञान है आपके पास नहीं है, या बच्चे के पास जो ज्ञान है वो भी मेरे पास नहीं है, या मेरे पास जो है वो बच्चे के पास नहीं है। मतलब सबका ज्ञान सबसे थोड़ी थोड़ी तो अलग है ही, ठीक है। सबके पास सब ज्ञान है नहीं, हर कोई एक कार्य को अलग अलग तरीके से कर सकता है। बस ये समझाना चाहता था मैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। समझ में आ रहा है? और हमें सबसे बड़ी कभी साबित भी नहीं करना चाहिए हम आपसे बड़े हैं। कोई किसी से इतना बड़ा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वही बातें मैं समझाना चाहता था। तो युवा को सदा स्मरण रखना चाहिए कि बहुत कम बातें जानता है, अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे है, अब बहुत नीचे है, कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। उसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, उसे यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे। उसे याद रखना चाहिए कि वो बड़े का सम्मान करे। एक युवा को चाहिए कि वो बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार रखे। हाँ, कोमलता का व्यवहार रखे। हाँ, तो मैंने क्या बोला, जो उसे स्मरण रखना चाहिए कि वह क्या स्मरण, उसको ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान रखे और छोटों और बराबर वाले को कोमलता का व्यवहार करे। मतलब छोटे और बराबर वाले को, अपने में बराबर जो है उसके बराबर जो भी व्यक्ति आएंगे, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, मेरे बराबर कोई भी व्यक्ति आए, आपके बराबर कोई भी व्यक्ति आए, आपको चाहिए कि उससे कोमलता का व्यवहार रखे और बड़ों का सम्मान करे। आजकल तो एक बात बोलना चाहता हूँ, यही सबको देखते हुए लास्ट ईयर का 2020 का एग्ज़ाम में क्लास 12 का जो असामीस होता है MIL, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, जो विद्यार्थी और अनुशासनहीनता, ये एक ऐसे लिखना था। तो और वहाँ पे दिया था वहाँ पे एक पॉइंट वाइज दिया गया था, जो अनुशासनहीनता का इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे समाज में, अनुशासनहीनता सृष्टि कैसे हो रही है। इतना सुंदर सुंदर पॉइंट दिया था। तो देखिए, आजकल तो विद्यार्थी लोग मतलब कोई वैल्यू ही नहीं देता है टीचर का। टीचर है क्या, रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ ही नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है। बड़ा माँ पिताजी को भी कोई डांटते रहता है, मैंने खुद देखा। तो ये सब गलत है, आप लोग को नहीं करना चाहिए। मैं यही यहाँ से सलाह दे रहा हूँ। ऐसा देख ही रहे हैं आप लोग, आप मर्यादापूर्वक जीवन नहीं जी सकते, आपके पास आत्मनिर्भरता रहेगा ही नहीं आप अगर इस तरह का व्यवहार करें, ठीक है। व्यवहार करें तो यहाँ पे आपको कोमलता का व्यवहार रखना चाहिए। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। देखिए, आपके पास आत्म मर्यादा तभी होगा जब आप इन बातें को जानते हैं और इनका ध्यान रखते हैं और कोमलता का व्यवहार रखते हैं, ठीक है। अपने आप को कभी बड़े नहीं दिखाते, तभी आप आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक रहेंगे। और यह सारा संसार जो कुछ हम है और जो कुछ हमारा है, मतलब जो कुछ भी संसार में जो कुछ भी है और जो कुछ भी हमारा है, हमारा शरीर हो गया, हमारी आत्मा हो गई, हमारा कर्म हो गया, हमारे भाग हो गए, हमारे यहाँ पे भोग होना चाहिए था, हमारे भोग होगा, हमारे घर की और बाहर की दशा, ठीक है। हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े से गुण सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। हमें ये सब हमें यही सिखलाते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखनी चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दबूपन से नहीं है, ठीक है। नम्रता से अभिप्राय, हाँ, नम्रता का मतलब दब्बूपन से नहीं है। ये दब्बूपन है क्या, हम थोड़ी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिसके कारण मनुष्य दूसरे का मुंह ताकता है, ठीक है, जिससे चले आगे उठाते हैं, जिससे उसका संकल्प छीन और उसकी प्रतिज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने हाथ में ही है और उसे चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्यक्ष दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह अपने आप निकालती है। देखिए, यहाँ पे दब्बूपन की बात क्यों बोला गया है। दब्बूपन का अभिप्राय यहाँ पे यह कभी बतलाना चाहते हैं कि जे हमें मुंह ताकता है, देखिए दूसरों का मुंह ताकता है। देखिए, एक तो बात है, आपको अगर कोई कंपटीशन में भाग लिया जाए, आपको दे दिया जाए, चलिए एक ड्राइंग कंपटीशन में, आप अगर ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो ये परिस्थिति क्या है, यहाँ पे आपका कंपटीशन हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं जो आप बोलेंगे नहीं हम क्यों अच्छा बनाए भाई, हम तो फास्ट हो जाएंगे, रहने दो वो बेचारा फास्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। वही आपको पीछे नहीं रहना है, मतलब परिस्थिति को देखे आपको चेंज होना।
वो चाहिए, है कि नहीं। आप अगर एक रेस हो रहा है, मान के चलिए एक रेस हो रहा है, दब्बूपन का अभिप्राय मैं समझाना चाहता हूँ जो है क्या, मैं मतलब उसका मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए एक रेस कंपटीशन है, रेसिंग हो रही है, तो आपके साथ 5 दोस्त थे, पांचों को दौड़ने दिया जाए, तो आप वो लोगों का मुंह ताकते रहिएगा न दौड़ने में हिस्सा लीजिएगा। आपको आगे जाना आपका लक्ष्य होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन आप पीछे रह जाइएगा, क्योंकि आप सोचिएगा नहीं क्या जरूरत है भाई ये करके, मैं पीछे रहूं, वो लोग ही आगे जीते, उन लोग को मेडल हासिल हो, ऐसा ऐसा नहीं सोचना है। आपको चटपट किसी बात का निर्णय लेना आना पड़ेगा। आप तुरंत उस बात का निर्णय लीजिए जहां पे है कि कौन सही है कौन गलत है कौन सटीक है। आपको वो कार्य करना, दशा को देख के देखिए, दशा में प्रत्यक्ष स्थिति के बीच राह आप निकाल सकते हैं। आपकी दशा में मतलब आपको उस स्थिति में, आप जिस स्थिति में थे, मान के चलिए अभी रनिंग था, सीटी मारा, आपको दौड़ना है तो दौड़ना है कि नहीं। आपको वहाँ पे एम्स क्या है, आपको लक्ष्य प्राप्त करना, पहले जीत हासिल करना है तो करना है। मतलब अपनी राह आप खुद निकाले। जैसी स्थिति में मान के चलिए आप जा रहे हैं, आपके अंदर आपके सामने कोई बाघ आ गया, एग्जाम्पल सी बात है, बाघ आ गया, अपनी बचाव कैसे करेंगे वहाँ पे ये सोचना है, बल्कि ये नहीं चुपचाप हाँ बाघ भाई आओ मुझे खा लो, आइए मुझे खा लीजिए मैं आपके लिए आया हूँ, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे बचाव करना है, मतलब परिस्थिति को देख के चेंज होना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कभी ये नहीं बोल रहे हैं जो हमें नम्र रहना मतलब दब्बूपन से है, इसका अभिप्राय अगर दब्बूपन का आशय स्पष्ट आई या दब्बूपन का भाव अभिप्राय बतलाइए तो आप वहाँ पे समझा सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। हमने पहले ही बोला जिस परिस्थिति में आप हो उसे क्या, उस समय आपको क्या करना चाहिए, इसका उत्तर आपके सिवा अच्छी तरह कोई नहीं जानेगा, है कि नहीं, कोई दूसरा कोई नहीं दे सकता। देखिए यहाँ भी वही बातें बोली है जो आपको उस परिस्थिति में आपको क्या करना है। मैंने एग्जांपल दिया, रेस हुआ, कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, आपके सामने कोई एक बाघ आ जा रहा है, कोई टाइगर आ गया, मतलब उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे वहाँ पे, वो बिल्कुल आप ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता है। हमने पहले ही बोला आपका मित्र वो रनिंग में आपको हेल्प नहीं कर सकता है, एक नंबर बात। आपका मित्र वो बाघ आ गया था, उस समय आप अकेले थे, कोई तो था नहीं, जा रहे थे रास्ते में, आपका मित्र वो अपने ऊपर नहीं ले सकता। बाघ को ये नहीं बोल सकता उसे मत खाना मैं आ रहा हूँ, मैं जाऊँगा तब मुझे खा लेना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही बात है, आप अपने मतलब वक्त समय को देखकर अपना स्थिति अपना निर्णय लेना, वही होता है स्वावलंबन बनना, मतलब वही आत्मनिर्भरता बनना कहलाता है। हम अनुभवी लोग की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमान की सलाह को कृतज्ञतापूर्व माने पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा और हमारा पतन होगा। लेकिन एक तो बात है, हम चाहे किसी भी बुद्धिमान की बात माने, किसी भी बातों को सुने, लेकिन इतना हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा भी होगी और हमारा पतन भी होगा। हम अगर सही काम करेंगे, हम अगर बुर्बक का जैसे वहाँ पे रह गए तो बाघ हमें खा जाएगा, अगर हमारी रक्षा कर सके हम तो हमारी रक्षा हो जाएगी। यानी उस समय अपना स्वावलंबन बन के आत्मनिर्भरता होके अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, वही यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो पता नहीं होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं उठता, ना होगा, ऊपर नहीं उठता या नहीं होगा। हाँ एक तो बात है जो हमें अपनी विचार की निर्णय स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखनी चाहिए। हमारी विचार सटीक होनी चाहिए, किसी के लिए गलत भावना नहीं, कोई चीज़ गलत सोच नहीं, हिंसात्मक भाव नहीं। हाँ अपनी जो स्वतंत्रता और दृढ़तापूर्वक निर्णय है उसको बनाए रखते हुए जो पुरुष अपना, अगर कोई ये नहीं बनाए रखता है, जो पुरुष मतलब अपनी दृष्टि नीचे रखता है हमेशा, वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता, ठीक है। मतलब अपना सोच नीचे रखना, दूसरे को देख के जलना, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। मतलब यही तो हो गया ना नीचा, अपनी दृष्टि नीचा कब होता है, जब कोई हिंसात्मक भाव रखता है, जो निर्दया भाव रखता है, दूसरे को सम्मान नहीं देता, वो व्यक्ति की बात बोल रहा हूँ मैं। नीचे दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात का तो न देखेंगे कि रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की
अग्रता नहीं है। हाँ एक तो बात है, यहाँ पे एक और पॉइंट की बातें बोली गई। चित्त की स्वतंत्रता, चित्त मतलब हमारे शरीर की बात बोल रहा है, किंतु चित्त का एक पर्यायवाची शब्द आया है यहाँ पे। यह सब छोटी छोटी पढ़ते समय आपको पर्यायवाची शब्द का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाती है। आपके शरीर की जो स्वतंत्रता है, मतलब आपको दे दिया जाए रास्ता में चलते हुए, भाई तुम जाओ, तो हमने बोला था जो अपनी मतलब रेस्पेक्ट देना चाहिए, ज़्यादा सर उठा के नहीं। हाँ ये बातें नहीं है कि आप रास्ता में जा रहे हैं सर को नीचे करके चलिए, लेकिन आप तो सर नीचे करके चल रहे हैं, ठीक है चलिए, रास्ता है भी चलिए, ठीक है चल रहा है भाई, रास्ता भी तो निकल ही रहा है, लेकिन ये रास्ता किधर लेके जाएगा ये ज्ञान आपको नहीं रहेगा। मतलब आपको देखने के साथ साथ होश भी होना चाहिए, और आपका जो ध्यान है ये भी सही दिशा में होनी चाहिए, तभी आप वो रास्ता को चुन सकते हैं। मतलब ये बताया गया है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता है, प्रकृति की अग्रता नहीं है। मैंने वही बोल रहा हूँ, वही बात को समझा रहा हूँ। देखिए ये जो लैंग्वेज दिया है, इस लैंग्वेज में मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में लेके आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझे, ठीक है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्य को उच्च रखो, एक तो बात है। हाँ व्यवहार आपको कोमल ही रखना है, किंतु अपने उद्देश्य को ऊंचा रखना है। आपका उद्देश्य मतलब आपकी लक्ष्यता, आप जो सोचे हैं करने के लिए। अभी आपका लक्ष्य क्या है? आपको मैट्रिक देना है, फर्स्ट डिवीजन लेना है, लेटर उठाना है, सही ढंग से पढ़ाई करना है ताकि मार्क उठ सके, आपका भी नाम हो, माँ पिताजी की भी नाम हो, स्कूल का भी नाम हो, समाज की नाम हो, देश का नाम हो। ये नाम कब होगा? जब अपने उद्देश्य को आप सही रखेंगे, उच्च रखेंगे। इस प्रकार नम्र और उच्चसाय दोनों अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। जो मनुष्य, हाँ उच्चसाय दोनों बनो। हाँ एक तो बात है, जे आपको क्या करना है, एक तो बात है, अपने उद्देश्य को ऊंचा रखना है और नम्र भी रहना है, नम्रता रहनी चाहिए। नम्रता मतलब क्या हो जाती है? देखिए कोई इंसान आपको दो गाली भी दे सकता है, हाँ दे सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। दो बातें, अगर टीचर दो बात बोल दिया, आप पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट को बहुत देखा हल्ला करते हुए, इधर उधर देखते हुए, तो अगर कोई टीचर डांट भी दिया, ठीक है, तो उसमें आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। नहीं भाई ये हमारी अच्छाई के लिए बोला जा रहा है, वो होती है नम्रता, सहन करना, ठीक है, नम्रता। और उद्देश्य माने ऊंचा उद्देश्य रखना। हाँ एक तो बात है, आपके जो उद्देश्य है ये भी ऊंची होनी चाहिए। जो आपको जो हासिल करना है, आप आए हैं स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए, तो वही उद्देश्य होनी चाहिए। ताकि ये नहीं कि बाजार चले जाएं घूमने के लिए, टिफिन दिया खेलने चले गए, गेम खेलने लगे वहाँ पर भी। आजकल स्टूडेंट तो स्कूल में भी ले जाके पबजी खेलना शुरू कर देते हैं, टिकटॉक शुरू कर देते हैं, लड़के लोग आजकल तो मोबाइल है, टिकटॉक शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आपका उद्देश्य क्या था? शिक्षा ग्रहण करना। यही उच्च उद्देश्य बनकर होना चाहिए, मैंने यही बनाना चाहिए उच्च उद्देश्य। ये शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है अगर कोई स्टूडेंट, तो उसको वही करनी चाहिए, गुरु का सम्मान करनी चाहिए, ठीक है, सही वक्त पे सही पढ़ाई करनी चाहिए, सही वक्त पे सही कार्य करनी चाहिए। वो बातें बोली जा रही है, और उसके अंदर आपको नम्रता बहुत जरूरी है, नम्रता रखना ही रखना है। नम्रता से ही आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। नम्रता नहीं रहता तो आपको लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। मान के चलिए, किस तरह, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, कोई स्टूडेंट पढ़ाई तो कर रहा है, टीचर जो बोल रहा है वो तो सुन रहा है, मैथ्स बनाने बोल रहा है, बना रहा है, लेकिन वहाँ पे टीचर अगर दो क्वेश्चन पूछ दिया, जो डांट दिया, गुस्सा का मारे कोई स्टूडेंट बोलेगा मैं नहीं पढ़ूंगा, चला जाऊँगा। आपके अंदर वो नम्रता नहीं थी, वो संशक्ति नहीं था, वो चले गए आप बस बेकार हो गया। वही है, नम्रता था ही नहीं तो आप लक्ष्य कहाँ से पाएंगे? वही है, नम्रता होनी चाहिए। अपने लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है उतनी ही उसका तीर ऊपर जाता है। ये एक भावार्थ है, ये एक भावार्थ है। ये मतलब देखिए, ये एक भाव स्पष्ट करने आएगा। जे व्यक्ति अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही तीर ऊपर जाता है। देखिए एक कहा गया है, एक बातें कहा है, बड़े बड़े ने कहा है, जो अपना लक्ष्य को मार देता है ना, मतलब लक्ष्य को गिरा देता है, वो जिंदगी में कभी ऊंचा नहीं बन सकता। मतलब लक्ष्य को मारना क्या होता है? जो अपना लक्ष्य जितना ऊपर रखता है, नहीं हमें ये करना है तो करना, हमें इस बार एग्जाम में टॉप लाना है तो लाना है, बस ये होनी चाहिए आपके अंदर, ये जुनून होनी चाहिए। इस बार एग्जाम में टॉप होना है तो होना है, चाहे 5 लेटर चाहिए तो चाहिए, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन लेना है तो लेना ही है मुझे, जैसे भी हो, कुछ भी हो। आपका लक्ष्य ऊपर है उतना ही आपका तीर भी ऊपर जाएगा। तीर ऊपर जाना मतलब आप अगर सोच, लक्ष्य पहले रखिए, लक्ष्य मतलब सोच, आपका सोच अगर ऊंचा है तो आपका तीर भी। हाँ आप अगर सोच लिए हैं कि नहीं इस बार हमें टॉपर होना है तो होना है, तब आप
ज़रूर उस टॉपर बनने के लिए आप उस तरह का पढ़ाई करेंगे, हाई लेवल का पढ़ाई करेंगे, सभी चैप्टर को कवर करेंगे, सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सभी के प्रीवियस पेपर लगाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, आप सटीक ढंग से नंबर प्राप्त करेंगे। तो आपकी यही तीर है, ये इस तरह का करना, ऊपर उठना, मतलब ये करना वो करना वो सब पढ़ना, यही तीर है। मतलब तीर ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। नीचे तीर कब जाएगा? आप जब खेलेंगे, सोएंगे, घूमेंगे, एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम का 10 दिन पहले पढ़ेंगे, जाके लिखेंगे और परसों सुनेंगे कि आप फेल हो गए, ये आपका तीर नीचे चला गया। ठीक है, तो वो बातें मैं बोल रहा हूँ। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिनके मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्म के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। हाँ, एक तो बात है, संसार में ऐसे बहुत व्यक्ति हुए, बहुत सारा का एग्जाम्पल उन्होंने दिए। राजा हरिश्चंद्र की बात कर लो, महाराणा प्रताप की बात कर लो, तुलसीदास की प्रेम कथा सुनाई होगा। पत्नी की प्रेम में वो पागल हो गए थे, बाद में उनकी पत्नी ने ही कहा जी नहीं, आप जितना प्रेम मुझसे करते हैं काश उतना प्रेम भगवान से करते। तो तुलसीदास ने इतना बड़ा रामचरितमानस की घटना कर दी, रामचरितमानस लिख डाले तुलसीदास ने। देखा ना, रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास, क्यों किए? वो पत्नी ही उनकी भक्ति की तरफ मोड़ दी। तो यही बात है। महाराणा प्रताप की बात सुने होंगे, महाराणा प्रताप जंगलों में घुमा करते थे, वो राजा थे, ठीक है। उनकी कहानी हल्दी घाटी सुना होगा, युद्ध अगर, तो महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ लेना, किसके किसके बीच हुआ था, अच्छी कहानी थी। राजा हरिश्चंद्र की बात कर लो, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, महान सत्यवादी, उनके आगे कोई टेक नहीं सका। दुनिया में अगर कोई सत्यवादी बना है तो राजा हरिश्चंद्र, अभी भी वो उनका जैसा सत्यवादी ना ही जन्म लिया है और ना ही जन्म लेगा, ठीक है। उनका जैसा सत्यवादी पृथ्वी पे ना जन्म लिया है ना जन्म लेगा, मैं इतना भी चैलेंज बोल रहा हूँ। उनके बारे में भी पढ़ो, वो भी महान व्यक्ति बने क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा के विरुद्ध कभी कार्य में नहीं किया। ये इतने महान बने क्यों? ये इन लोगों ने अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम किया ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्ति आई, ये भी है। राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ आ रही हैं, मैं बताऊँगा, ठीक है। वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, तो एक बात है मैं आज यहीं पर रखना चाहता हूँ, ठीक है। आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो हो चुका है, मैं कल फिर से बनाऊंगा। मुझे लगता है ये पार्ट 2 में नहीं, पार्ट 3 में चलेगा। ये वीडियो पार्ट 3 तक बनानी पड़ेगी। आत्मनिर्भरता पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तब खत्म होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के लिए पार्ट 1, पार्ट 2। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ। एक बात है, इतनी अच्छे से समझाया मैं। एक बात है, आप लोग, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते। भाई शेयर कीजिए, आप लोग का जितना दोस्त है सभी का हेल्प हो ना, सभी स्टूडेंट है, सभी समझे, सभी का। अभी हमने बोला ना, हमें हिंसात्मक भाव नहीं रखनी चाहिए, हमें सबको देखना चाहिए, नम्र रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ, आज देखता हूँ कौन कितना शेयर करता है। सभी को बोल रहा हूँ, आज देखना चाहता हूँ मैं कौन कितना शेयर करता है। सब शेयर करो, तो वीडियो को सभी के व्हाट्सएप में शेयर कर दो, और उन लोगों को भी रिक्वेस्ट कर दो कि भाई ये बहुत अच्छी वीडियो है, आप शेयर कर दीजिए। सभी का हेल्प होनी चाहिए, और लाइक तो होनी चाहिए। कमेंट भी नहीं देता है कोई भाई, थैंक्स का, जो इतना मैं कष्ट करके पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा है टीचर, उसका भी मोटिवेशन आना चाहिए, बच्चे को अच्छी लग रही है। अच्छा लगने का कारण हमें लाइक चाहिए, लाइक दीजिएगा तभी मुझे पसंद होगा। जो नहीं, हाँ बच्चे को पसंद हो रहा है तो मुझे भी संतुष्ट मिलेगा, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये 3 कभी नहीं भूलना है, ठीक है। ये जरूर कीजिएगा। बाय बाय।